अगर ये झूठ होता तो अमेरिका के साइंटिस्ट इस केस पर 20 साल बर्बाद नहीं करते। और अगर ये सच है तो इसका मतलब ये काफ़ी खौफनाक है। ये कहानी एक लड़की की है जो मरी और फिर किसी और के रूप में जीती रही। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। गांव का नाम याद रखना ज़रूरी नहीं, बस इतना याद रखना काफ़ी है। यहाँ रहने वाली एक लड़की को अपनी मौत का एग्जैक्ट दिन पता था। और ये कोई डर या हेलुसिनेशन नहीं था, ये एक अनाउंसमेंट थी। 16 जुलाई 1985। सुमित्रा सिंह अपने घर के किचन में खड़ी थी और अचानक उसकी आवाज़ बदल जाती है। उसने कहा, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। रूम में खड़े लोग हंस पड़े क्योंकि यह पहली बार नहीं था। पिछले कुछ महीनों से सुमित्रा के साथ अजीब चीज़ें हो रही थीं। कभी उसके हाथ पीछे मुड़ जाते, कभी आंखें ऊपर चली जाती, कभी दांत इतनी जोर से बजते जैसे हड्डियां आपस में टकरा रही हों। गांव वालों ने नाम दे दिया दौरा या फिर किसी का साया। पर हर बार कुछ मिनट बाद सुमित्रा नॉर्मल हो जाती और उसे कुछ याद नहीं रहता। एक चीज़ थी जो सुमित्रा को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी थी, उसका बेटा। हर वक्त उसकी छाती से बंधा रहता। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, सुमित्रा ने खुद अपने बच्चे से दूर रहना शुरू कर दिया। उसे डर लगने लगा था कहीं उसके हाथ से कुछ गलत ना हो जाए। और फिर 19 जुलाई 1985 आ जाता है, वही दिन जो सुमित्रा ने 3 दिन पहले बताया था। सुबह गुजर जाती है, दोपहर भी। घर वालों को लगता है शायद प्रिडिक्शन गलत थी। शाम के वक्त सुमित्रा घर के बाहर खड़ी होती है। पड़ोस की एक औरत उससे बात कर रही होती है और तब सुमित्रा एकदम से रुक जाती है। इस बार ना दांत बजते हैं, ना हाथ मुड़ते हैं, सिर्फ एक लंबी सांस। और फिर उसका शरीर धीरे से निष्क्रिय हो जाता है। डॉक्टर बुलाया जाता है, पल्स चेक होती है। डेथ डिक्लेयर। गांव में खामोशी छा जाती है। लोग कहते हैं जल्दी अंतिम संस्कार करो, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले एक चीज़ होती है। सुमित्रा की बंद आंखों के नीचे मूवमेंट दिखने लगते हैं। बंद आंखों के अंदर पुतलियां हिल रही होती हैं और फिर उसके सीने से एक गहरी सांस निकलती है। सुमित्रा उठकर खड़ी हो जाती है, पर यह सुमित्रा नहीं थी। उसने अपने पति को पहचानना मना कर दिया। अपने बच्चों को देखकर पीछे हट गई और सिर्फ एक बात बोल रही थी, मेरा नाम सुमित्रा नहीं है, मैं शिवा हूँ। उस दिन के बाद एक और चीज़ शुरू होती है। सुमित्रा, जो कभी स्कूल नहीं गई, लिखना शुरू कर देती है। लंबे लेटर्स पूरे एड्रेसेस के साथ, और हर लेटर के एंड में एक ही नाम, राम सिया त्रिपाठी। कुछ महीने बाद घर के दरवाजे पर नॉक होती है। एक आदमी खड़ा होता है, सूट में, हाथ में एक एल्बम। और जैसे ही सुमित्रा उसे देखती है, वो भागकर उससे गले लगा लेती है, पापा। एल्बम खुलता है, तस्वीरें सामने रखी जाती हैं। सुमित्रा हर एक इंसान का नाम बताती है और फिर एक तस्वीर पर रुक जाती है। उसकी आवाज़ कांप जाती है, किसी ने मेरे सर पर ईंट मारी थी। यहीं से साइंस इस केस में एंटर करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के रिसर्चर्स इस केस को स्टडी करते हैं। उनका फोकस बिलीफ पर नहीं था, उनका फोकस डेटा पर था। स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, डेट्स मैच की गई, फैमिली कनेक्शन वेरीफाई किए गए, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कंफर्म किया गया कि दोनों फैमिलीज़ का पहले कोई कांटेक्ट नहीं था। साइंस ने ये नहीं कहा कि री इनकारनेशन प्रूव हो गया। साइंस ने ये कहा इन केस में जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हुई वो नॉर्मल लर्निंग से एक्सप्लेन नहीं होती। इन फिनोमेना को एक नाम दिया गया, रीप्लेसमेंट री इनकारनेशन। इसका मतलब ना पोजीशन, ना हेलुसिनेशन, ना मेमोरी लॉस, बल्कि एक आइडेंटिटी रिप्लेसमेंट। क्रिटिक्स ने कहा ये डिसोसिएशन हो सकता है, ट्रॉमा इंड्यूस्ड पर्सनैलिटी शिफ्ट, लेकिन डिसोसिएशन में मेमोरीज बनती हैं। यहाँ मेमोरीज मैच हो रही थी, डेट्स, नेम्स, लोकेशंस, और एक मदर डिटेल जो ऑफिशियली कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। इसी वजह से इस केस को आज भी री इनकारनेशन रिसर्च का लैंडमार्क माना जाता है। ये कहानी ये प्रूव नहीं करती कि मौत के बाद क्या होता है, लेकिन ये ज़रूर प्रूव करती है कि कुछ केसेस अभी भी साइंस के लिए ओपन क्वेश्चंस हैं, और शायद कुछ कहानियाँ आंसर देने के लिए नहीं, सोचने के लिए होती हैं।